अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरीज है। एपीसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत का ऐलान कर दिया है। आज इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर गुफ्तगू भी की है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद तनख्वाहदार जो हैं वो ख्वार हैं इस मुल्क में, जबकि शराफिया हैं वो मजे ले रही हैं और उनके मजे बरकरार हैं। कैसे, ये ब्रेक के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे। आखिर में बरतानिया में इंतखाबात होते हैं, फलस्तीन के हामी कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। एक ग्लोबल वेव है डिसरप्शन की। बरतानिया के इलेक्शन पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने आज अदालत के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की। बाद में वो अपने पार्टी मेंबरान से भी मिले और उन्होंने एपीसी में शिरकत का फैसला किया है। आज जो गुफ्तगू हुई उसमें बात क्या हुई है, जो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलब करदा एपीसी में शिरकत करूंगा, यानी कि शिरकत का ऐलान किया। बानी पीटीआई ने करार दिया कि मुल्क की खातिर एपीसी में शरीक होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा कि वो पीटीआई के मुकदमात पर असरअंदाज होते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आजादाना समाअत हो रही है और न ही इंसाफ दिया जा रहा है। वुकला से मशवरे कर रहा हूं कि भूख हड़ताल करूंगा। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोज निकालकर उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। पार्टी में इख्तलाफात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि वो जेल से पार्टी कायदीन को अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाने का पैगाम देते हैं। अगर वो इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है, चूंकि क्यादत के अंदर डिस्कनेक्ट है और ग्रुपिंग है, क्योंकि अब इमरान खान साहब खुद इस बात को टेक ऑन कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो ये बात अब एस्टैब्लिश्ड है और उनके मुख्तलिफ बयानात आते हैं। आज जो गुफ्तगू की उन्होंने सहाफियों से, उसमें जो एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग उभर के आया, उन्होंने कहा कि काजी फायजीसा साहब की शख्सियत के ऊपर उनको एतराज है, उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमने मुतअद्दिद बार देखा कि तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं उन्होंने बेंच में काजी साहब की शमूलियत के ऊपर एतराज नहीं किया। अभी रिसेंटली हमने देखा न्याजुल्लाह नियाजी साहब ने पहली मर्तबा वोकल होकर एक एतराज किया अदालत के अंदर और जिसपे उनको आगे से झड़क भी पड़ गई। क्या कहा नियाजी साहब ने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से इस्तदा है कि पाकिस्तान को बचा लो, 25 करोड़ अवाम को बचा लो। और वो 25 करोड़ अवाम जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकलकर वोट दिया और अपनी राय का इजहार किया और आईन भी कहता है कि उनकी राय मुकद्दम है। आज चीफ जस्टिस साहब ने उठते हुए यह कहा कि न्याजी साहब को डेकोरम बताएं। मैं बिल्कुल, मेरी 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है वकालत के प्रोफेशन से और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो बेंच मौजूद था और जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरा जाती कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। न्याजुल्लाह नियाजी साहब ने अदालत में खड़े होकर काजी फायजीसा साहब की वहां पर बेंच में होने पर एतराज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उधर ही उसी अदालत में सलमान अकरम राजा साहब, जो कि बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर पे तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ इलेक्टेड, क्योंकि वो कहते हैं उनका इलेक्शन चुराया गया, लेकिन पीटीआई से वो मुंसलिक हैं, बल्कि उनके केसेस भी लड़ रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें कोई एतराज नहीं है इस बेंच के ऊपर। एतराज नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पे, न्याजुल्लाह नियाजी ने किया, तो ये कोई तकसीम है पार्टी में? नहीं, देखिए हर एक की अपनी सवाबदीद है। बतौर वकील, बतौर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की अपनी सवाबदीद है। उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली उनके क्लाइंट की जानिब से, उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया, तो ये उनका अपना मामला है। बात करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में शानदाना गुलजार साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। चूंकि आज इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, क्या गुफ्तगू हुई इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है शानदाना साहिबा, इसकी नौबत क्यों आ रही है? ये तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। इसका मतलब है कि जो बाहर से पार्टी की जो सियासी और जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो मुअस्सर नहीं है, इसलिए भूख हड़ताल के अगले स्टेप पे जाना पड़ रहा है। शुक्रिया मारिया। I'll get straight to your answer. कल खान साहब ने हमें 8 अपने MNA सेनेटर्स और पार्टी वर्कर्स को बुलाया हुआ था और MPAs को मिलने के लिए कुछ जरूरी बातें करनी थी, कुछ कल के जलसे के हवाले से, आइंदा जो हमारा लाहे अमल है उसके हवाले से, और हमें तकरीबन 3-4 घंटे पहले बाहर खड़ा किया गया। बचकाना चीजें, हम पहले चौकी में खड़े थे क्योंकि वहां पे दरख्त के और वहां थोड़ा सा साया होता है, तो हमें चौकी से पहले हटाया गया कि आप यहाँ से चले जाए, आपको इजाजत नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आया। फिर जब हम जेल में अंदर चले गए तो आपने अगर अडियाला कभी नहीं देखा प्लीज जरूर देख लें, अजायब घर है।
अपने बेचारे पुलिस वालों के लिए भी टूटी कुर्सियां और टूटी छत और टूटा पंखा, तो अल्लाह नोज के अंदर कैदियों के साथ क्या हो रहा होगा। एनीवे जब हम गए वहां पे, फिर उनको नहीं मिलने दिया, फिर उन्होंने एंड में 4 लोगों के रैंडम नाम दे दिया, मेरा, जुनैद भाई का, शिबली फराज साहब का और उमर अयूब का, कि आप अंदर जाएं, आप खान से मिले। तो जिसपे उमर अयूब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि या सारे मिलेंगे या फिर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बुलाया सबको था। और बहुत सारे ऑफिसर्स से थोड़ी सी कलामी भी हुई और थोड़ी सी मजगी भी हुई, जिसपे फिर वो बार बार बेचारे कहे कि सर हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर आ जाता है राइटिंग कि आपने ये करना है, ठीक है, तो हमसे नाराज होने का क्या फायदा। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें ये सारे जो स्टूपिड रूमर्स चल रहे थे कि जी धड़ेबाजी है, ग्रुपिंग है, वो हमने उधर ही डिस्पेल कर दिया है। कोई स्टूपिड लोग अभी भी लगे हुए ट्विटर पे, बट आई नो व्हाट द गोल इज। लेकिन दो पॉइंट है, अगर तो ये खाली स्टूपिड रूमर्स होते तो आज इनको इमरान खान साहब को एड्रेस करने की जरूरत पेश न आती, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में आज वाज़ेह तौर पे कहा कि अपने इख्तलाफात पार्टी से बाहर अवाम में ना लेके जाएं। उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, इसका मतलब था कि मामलात आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। नहीं, उनसे पूछा गया, मैं वहां खड़ी थी, मैं थी, बहुत सारे वकला थे, और खान साहब के साथ मुश्किल से मैंने 20-25 मिनट गुजारे होंगे बात हम जब कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे खान साहब ने बेरली, जब मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से, बिल्कुल भी नहीं, जो भी इश्यूज है पार्टी के अंदर सब हल करो, बात खत्म। तो अगर इतना ही उनके लिए बड़ा इशू होता, जो उन्होंने बात की सबसे लंबी, वो अज़्ब इस्तेकाम पे की, कि अज़्ब इस्तेकाम इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। मेरी हमेशा से एक लाइन है, मैं मिलिट्री इंटरवेंशन को नहीं मानता, इन पर्टिकुलर इन दिनों में जब ये मिलिट्री इंटरवेंशन को बहुत शक और शकूक की नजर से देखा जा रहा है कि अमेरिका का ऑर्डर है कि वतन में आप लोग मसले बनाएं। दूसरा उन्होंने बात की जो मेन इशू था इलेक्शन पे, कि अब मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, फ्रेश इलेक्शन चाहिए। इस फॉर्म 45 के पीछे इस नकली पार्लियामेंट ने पहले बजट के अंदर जल्दी जल्दी कानून पास किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसीजन दिया अपने से कि जी जो हाजिर सर्विस जजेस है वो तो ट्रिब्यूनल्स में नहीं आ सकते, लेकिन जो किराए पर हम लाएंगे जजेस वो आ सकते हैं। आप समझ जाए कि इस किस्म के जजेस होंगे। तो इसलिए खान साहब ने ज्यादा फोकस उस पर किया। फिर उसके बाद खान साहब ने हमसे पूछा बहुत सारी चीजों का, फॉर एग्जाम्पल कि उनकी मिसेस के बारे में ये जो गंदा केस है इद्दत वाला, उस पर कौन बात कर रहा है, ये जो अलकादिर वाला, उस पर हमने बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भूख हड़ताल वाली, ये जो भूख हड़ताल वाली बात है, ये कैसे आई है और ये कहां से आई है और इसकी नौबत क्यों आ रही है? क्या कानूनी और सियासी तौर पर दबाव काम नहीं कर रहा है, इसलिए अगला स्टेप है भूख हड़ताल करने के? खान साहब ने गुस्से में कहा कि कल भी मुझे एजेंसी वालों ने अपने MNAs, MPs, सेनेटर से नहीं मिलने दिया, आज भी तंग कर रहे हैं। मैं पहुंची थी अडियाला आज सुबह 9 बजे और फिरदौस शर्मीन नकवी भी सुबह 9 बजे पहुंचे थे और हमें अदालत में 12 बजे लेके गए। 3 घंटे में दोबारा वेट कराया और फिर आधे घंटे के बाद हमें कहा कि आप चलें। सो इट इज वेरी इरिटेटिंग कि वो अपना पैगाम नहीं दे पाते हैं। ठीक है। जब हमने जज को जब कहा वो कलाने की शानदाना को आप क्यों रोक रहे हैं, वो तो वकील भी है, मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है, इतनी जी वो सियासी हैं। उन्होंने कहा जी कौन सा कानून कहता है जेल मैनुअल में कि अगर एक MNA वकील भी हो तो आप उसको मना करेंगे? ठीक है। सो अजीब से ये भूख हड़ताल के ऊपर क्लैरिटी दे दीजिए। उन्होंने गुस्से में कहा मैं कर दूंगा, या वो करना चाहते हैं या उनका अल्टीमेटम है, इस पे क्लैरिटी दे दें। यही आपको बता रही हूँ कि खान साहब ने जो बात यहाँ से स्टार्ट की कि मेरे लोगों से मुझसे नहीं मिलने दिया जा रहा और ये जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं है, ना ये पुलिस की है, ये एजेंसी की है। एंड ही टोल्ड द जज इन फ्रंट ऑफ अस, अगर दोबारा मेरे विजिटर्स में इंटरफेरेंस होगी तो फिर मैं भूख हड़ताल पर जा। ठीक है। मेरी विजिटेशन में मतलब ही उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, ये मरियम, ये सब स्वीट्स में होते थे, इनके पास एक कंडीशनिंग होती थी, घर के खाने, आराम, इनके मुशक्कती होते थे, इनके कपड़े धुलते थे, इनकी स्त्रियां होती थी। जीसस मैंने तो कोई चीज मांगी ना मुझे चाहिए, मैं बाकी कैदियों की तरह रहूंगा, लेकिन बाकी कैदियों की तरह मुझे भी इजाजत है लोगों से मिलने की। अगर आपको याद है, ये वाहिद बंदा है पाकिस्तान में जिसके केसेस अदालत में हो रहे हैं। नवाज शरीफ एक भगोड़े, एक इश्तहारी को मिल जाता है रिलीफ लाहौर हाई एयरपोर्ट में, जो नशा होता है ना ताकत का, और खान साहब को जब किसी केस में उनको बाइज्जत बरी करते जी उनको रिलीफ मिल गई, उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह खान साहब ने ये भी कहा जरूर कि जेल से बहुत वो कंप्लेन कर रहे थे कि एजेंसी वालों से मैं इतना तंग हूँ, मुझे अपने सारे MNAs, MPs की लिस्टें भी किसी ने अभी तक नहीं दी है। हाँ, ये क्वेश्चन है, इस पे मैं भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्विकली जो काजी फाजिसा साहब की बेंच के अंदर मौजूदगी के ऊपर एतराज किया, ये आपके वुकला ने ये एतराज पहली मरतबा परसों या 3 दिन पहले उठाया ना, नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने फॉर्मली। उससे पहले तो जब आपके मुकदमात हो रहे हैं, आपके वुकला ने बेंच पे एतराज नहीं किया, और उस दिन भी फिर सलमान अकरम राजा साहब से जब पूछा गया उन्होंने कहा मुझे एतराज नहीं है। सो
पहला एक बड़ा नीम रजामंदी का सा एतराज हमने देखा चंद दिन पहले, उससे पहले तो कोई एतराज हमने देखा नहीं है। अगर आपको याद है कुछ महीने पहले शेर अफजल मरवत साहब ने बात कही थी कि खान साहब का एतमाद नहीं है काजी फायद ईसा पे, बट उस बात को ज्यादा हवा नहीं दी गई थी, वो बात साइड कर दी गई थी। अब खान साहब ने दोबारा कहा है, फोर्सफुली कहा है, खुल के कहा है, हम सब ने सुना है। प्लीज आप लोग जो आइन का आर्टिकल 25 है वो आप किस खाते में उसको रद्दी के टोकरे में डाल रहे हो? या तो आपने आइन बदल दिया, अगर नहीं बदला तो मैं ये बायस अपने केसेस में नहीं मानती। इज वेरी क्लियर अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्पिरिट्स, उनका जिस तरह वो खड़े हुए थे, जिस तरह वो बात कर रहे थे, जिस तरह वो हम सब 25 वकील एक तरफ और खान साहब एक तरफ, वो इतने पॉजिटिव थे। लेकिन शाहनाना साहिबा जो आपने भी पॉइंट किया ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कुछ माह पहले भी खान साहब ने कहा कि उनका अदम एतमाद है काजी साहब के ऊपर। वो क्या जो इंस्ट्रक्शंस थी वो रिले नहीं हुई या वो कानूनी स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रांसलेट नहीं हुई? बिकॉज कहीं किसी फोरम पे रिटन नहीं लिखा गया कि उनको एतराज है। इस बात पे भी खान साहब ने अली मोहम्मद को बुलाया और कहा कि अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑर्डर्स होंगे डायरेक्ट, क्योंकि अली मोहम्मद जाते हैं, वकील भी हैं, MNA भी हैं, तो जब अडियाला जब भी वो जाएंगे खान साहब का कोई भी केस सुनने के लिए, तो पार्लिमानी पार्टी के जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अली मोहम्मद अब खुद लेके आएगा पार्लिमानी पार्टी के पास, क्योंकि उमर अयूब को कल भी नहीं मिलने दिया। तकरीबन 9 दफा उमर अयूब को वापस किया, कभी गौहर साहब को वापस करते हैं, कभी रूफ साहब को वापस करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी होता है कि हमारे जो बहुत सारे फोकल पर्सन हैं, शोएब साइन साहब हो गए, इंतजार पंजोता हो गए, क्या नाम है इनका, शबी फराज हो गए, वो तो तीनों नेशनल असेंबली का हिस्सा नहीं है। शुक्र है शबी फराज साहब पार्लियामेंट का तो है, लेकिन मैसेज वो जब तक MNAs तक पहुंचता है उसमें देर हो चुकी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो बेंच के ऊपर अदम एतमाद करना है शाहनाना साहिबा, दिस इज लाइक कोर स्ट्रैटेजी। आपके सारे मामला जो अदालतों में हैं और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बेंच में काजी साहब हिस्सा हैं, आप अगर कह रही है कि फौरन तौर पे ये इकामात पहुंचते नहीं है, ये मंथ्स एंड मंथ्स की हियरिंग की बात है, और इस दौरान कहीं कोई हेड रोल नहीं हुआ कि भाई हमें इस पे एतमाद नहीं करना चाहिए है। अब अगर आकर इस स्टेज पे करेंगे तो फिर आपके साथ फिर शायद वही होगा जो अदालत के अंदर हुआ कि भाई अब आकर क्यों एतराज कर रहे हैं, जब पहले कई चांसेस थे। किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में? नहीं, क्योंकि देखें, आप हमेशा चीफ जस्टिस को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देते हो, आप चीफ जस्टिस को उसकी ड्यू स्पेस देते हो। हमें पता है कि सियासी तौर पे वो खान के मुखालिफ हैं, लेकिन हमें ये भी एक तवक्को थी कि उनको अल्लाह ताला ने जो मर्तबा दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो उसकी इज्जत करेंगे, उस ऑफिस का मान रखेंगे। इंक्रीजिंगली ये नजर आ रहा है कि वो बाय पार्टिजान नहीं, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो देखिए, आप हमेशा लोगों को, जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो हमारे खिलाफ 100 फैसले दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिकली हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब एक जज दिखा देता है अपना बायस, देन इट इज टाइम टू स्पीक। खान स्पोकन। सो अभी जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो कम्युनिकेशन के मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, वो जो इख्तलाफात की बातें जिसके लिए सब ग्रुप्स को बुलाया था वो सॉर्ट आउट हो गए? ये मीडिया रिपोर्ट कर रही थी, ये बाहर बैठे नालायक यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इख्तलाफात के लिए खान साहब ने बुलाया है। आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसका केस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इधर तक कुछ ही दिनों में, और हाईकोर्ट में हम जाएंगे अपील में, बिकॉज हमें कोई उम्मीद तो है नहीं लोअर कोर्ट से, तो जब ये हाईकोर्ट में केस जाएगा, ये कितने महीने आप think ये चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने? इतना अपनी नौयत का गंदा केस है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा। अगर आपकी हिम्मत हो जाके आप सुन ले, आपके कान खड़े हो जाएंगे। इट्स स्टूपिड, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स डिस्गस्टिंग। इसके लिए जितने भी हम गलत जो एडजेक्टिव्स यूज करें, लेकिन एक और सवाल है, बिकॉज थोड़ा सा वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं वो प्रिसाइसली यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले एतराज उठाया जाना चाहिए था, आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, आपके सियासी तौर पे दबाव नहीं बढ़। सो क्या वो कह गलत रहे हैं या जिस तरह से कह रहे हैं वो प्रॉब्लमैटिक है? बिकॉज मोर और लेस मुझे आपकी बातों से यही अंदाजा हो रहा है कि ये एतराज उठाया जाना चाहिए था, वो कन्वे नहीं हुआ। तो फिर फवाद साहब ऐसा क्या मुख्तलिफ कह रहे हैं जो जिस पे उनकी मुखालिफत? नहीं, मेरी और फवाद साहब की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और फवाद साहब अनफॉर्चुनेटली, उनकी चले बातों पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, उनकी टाइमिंग गलत है। ठीक है, अगर वो वाकई पार्टी के हमदर्द हैं, अगर वो वाकई पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनको जल्दी किस बात की है? जो बंदा सड़ रहा है जेल में 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है, ठीक, तो लेट हिम कम आउट, लेट हिम डिसाइड योर फेट। दूसरी बात, आई डोंट थिंक कि फवाद साहब ये आउट ऑफ एनी जेन्युइन कंसर्न वो खान साहब कह रहे हैं। आई सिंपली थिंक वो एक एक्टिव इंसान है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान थे, जब हमारे साथ ये काम बहुत निभाते थे। अब उन्होंने रियलाइज हुआ है कि वो जो टाइमिंग थी उनकी
پارٹی چھوڑنے کی یا وہ تصاویر کھنچانے کی یا وہ اسٹیٹمنٹس دینے کی وہ غلط تھی. لیکن میں کون ہوں جج کرنے والی؟ خان صاحب کرنے دیں نا. اور تنقید وہی بندہ کرے گا جو پارٹی کے ساتھ ٹھہرا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آج خان صاحب نے دوبارہ بولا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو مجھ سے گئے ہیں. ایک فائلوں والے تھے اور ایک مجبوریوں والے تھے, تشدد والے. میں انڈیویجول کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ کروں گا. تو لیٹس ناٹ بی ہیسٹی. بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ. عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے جو قانون جی ہے اس کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے, اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ٹیکس ہم پہ لگایا گیا ہے لیکن اس کے مزے کوئی اور لوٹ رہا ہے. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیلری کلاس کے اوپر تو ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے لیکن اگر اس ٹیکس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللے تللے اور عیاشیوں کے لیے پیسے نکالے جاتے ہیں. پچھلے ہفتے وزیر خزانہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ہمیں بتایا کہ چونکہ فسکل سپیس نہیں ہے اس لیے سیلریڈ کلاس کو وہ ریلیف نہیں دے سکتے. جیسے ہی فسکل سپیس بنی وہ ریلیف دیں گے. جیسے ہی فسکل ہمیں سپیس ملتی ہے میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ریلیف دیں گے. اگر فسکل سپیس نہیں ہے تو پھر پنجاب کے اندر ان لگژری گاڑیوں کے لیے یہ کیسے فسکل سپیس بنی ہے؟ جی سرکاری افسروں کو لگژری گاڑیوں کے بعد لگژری گھر دینے کی تیاریاں. گریڈ 20, 21 اور 22 کے بڑے بیوروکریٹس کے لیے لگژری رہائش گاہوں کی تعمیر و مرمت جاری ہے. منصوبے پر 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت آئے گی. 20, 21, 22 گریڈ کے افسروں کے گھروں کی تعمیر کے لیے آپ کے پاس فسکل سپیس ہے. یہی نہیں, آگے بڑھتے ہیں جی. ہم نے دیکھا کہ لاہور کی کمشنر ہاؤس کی مرمت کے لیے 29 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے. اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر فسکل سپیس موجود ہے. اس لیے ادھر جو پیسے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے لیکن ٹیکس آپ کو کیا جائے گا اور آپ اس ٹیکس کو بھریں تاکہ یہ خرچے کیے جا سکیں. یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی. وزیر اعظم ہاؤس, اس کا گارڈن 60 مالی ہیں, اس میں 60 مالی ہیں اور جن کے لیے سالانہ 3.6 کروڑ بجٹ میں رکھا گیا ہے. یہ بھی فسکل سپیس ہے اس طرح کے خرچوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو صدر کا جو ہاؤس ہے پریزیڈنٹ ہاؤس, اس کے ملازمین کے لیے بھی فسکل سپیس بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی تقریباً میں دیکھا 41 کروڑ روپیز کے ارد گرد اس کا یہ خرچہ ہے. یہ بھی فسکل سپیس ہے. نہیں ہے تو تنخواہ دار لوگوں کے لیے فسکل سپیس نہیں ہے. پھر ہمیں وزیر خزانہ صاحب نے ایک اور بڑی شاندار بات بتائی. انہوں نے کہا وزراء تو تنخواہیں نہیں لیتے. وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے. میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں کیونکہ میں اب خود 4 مہینے سے ہوں اس جاب میں. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. یوٹیلیٹی بلز تو پے کر رہے ہیں لیکن 40 کروڑ روپے میں جو ہمیں ایس اے پی ایمز پڑھ رہے ہیں, یہ اسی ڈاکومنٹ کی ہم آپ کی اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں یہ ایس اے پی ایمز کو پھر 40 کروڑ روپے کس کھاتے کے اندر تقریباً پڑھ رہے ہیں جی. اگر تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں, یہ فسکل سپیس بھی ہے. اس فسکل سپیس کو کوئی نہیں چھیڑے گا, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ہاں, جہاں پہ ٹیکس لگانا ہے جو عام آدمی کے کام کی چیزیں مثلاً کہ بچوں کا دودھ, اس پہ بھرپور ٹیکس لگایا ہے. اور یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے جو خوفناک بات ہمیں بتاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کے نفاذ کے بعد قیمتیں آسٹریلیا اور فرانس سے بھی بڑھ گئیں. بلومبرگ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دودھ پر ٹیکس لگنے سے دودھ کی قیمتوں میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جس سے ڈیری پروڈکٹ فرانس, آسٹریلیا اور کچھ دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. کتنی مہنگی ہوئی ہیں یہ چارٹ ہم نے آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں. یعنی کہ جو کراچی کے اندر وہ جو دودھ ملتا ہے وہ $1.3 یعنی 370 روپے کا ملتا ہے. ایمسٹرڈیم میں وہ $1.29 کا ملتا ہے. پیرس میں $1.23 کا ملتا ہے. میلبرن میں $1.8 کا ملتا ہے. کراچی اس وقت دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں سے اس کا تعلق ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مہنگا دودھ ملتا ہے. اور سیڈلی یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ بچوں کے اندر غذائی قلت موجود ہے. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 100 دنوں کی کارکردگی کے اندر میں بتایا کہ وہ سکولز کے اندر بچوں کے لیے جو سکول جاتے ہیں ان کو مفت دودھ فراہم کریں گی. ان دودھ کے اوپر جو ٹیکس لگائے یہ واپس لے لیں تاکہ وہ لوگ جن کی پہنچ میں پہلے دودھ تھا اپنے بچوں کو پلانے کے لیے ان کی پہنچ سے مت کھینچے. یہ آپ نے جو اسکول کے اندر بچوں کو دودھ دینا, سنیے یہ ان کا منصوبہ. پنجاب بھر میں کنڈرگارٹن سے لے کر کلاس 5 تک ہم فری ملک, فری دودھ کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اب گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب پہلے دن اسکول کھلے گا تو حکومت پنجاب کی جانب سے, آپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے تمام بچوں کو فری دودھ ملے گا انشاءاللہ تعالی.
गिमिक्स बच्चों को फ्री जो दूध दे रहे हैं जरूर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो इतने सारे बच्चे हैं जिनके दूध पे टैक्स लगा दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से ज्यादा महंगा दूध कर दिया, उनके दूध का कौन हिसाब देगा यहाँ पर? प्रोग्राम के सिलसिले में शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपका मैं फॉलो करती रहती हूँ, आप जो गुफ्तगू करते हैं, आपका भी यही रोना है कि इस मुल्क के अंदर सबको टैक्स नहीं किया जाता, लेकिन ये जो फिस्कल स्पेस ना होने की बात कर रहे वजीर खजाना साहब, क्या वाकई ये जो मैंने खर्चे गिनवाए शायद इतने बड़े ना हो, लेकिन ऑप्टिक्स मैटर सर। अगर ऑप्टिक्स में ये बताएंगे कि हम अपना पेट काट रहे हैं तो लोग भी शायद इनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन क्या इस वक्त वाकई फिस्कल स्पेस नहीं है कि कहीं भी हम सैलरीड क्लास को रिलीफ दे सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर चाहता हूं कि मेरा कोई रोना नहीं है, मेरी बड़ी कन्विक्शन है और इंशाल्लाह ताला मेरे पैगामात इस मुल्क को सही करेंगे। दूसरी बात, आपने जो बात की है फिस्कल स्पेस की, आप बड़ी मासूम खातून हैं। देखें, वो जो कह रहे हैं आप उनकी बात समझें और फिर पाकिस्तानी कौम को कन्वे करें। वो ये कह रहे हैं कि हमें IMF ने डंडा मारा है कि आप 13,000 बिलियन कलेक्ट करें। आप बात कर रही हैं खर्चे की, वो बात कर रहे हैं आमदनी की। वो कह रहे हैं कि हमें 13,000 बिलियन इकट्ठा करना है, चाहे हम लोगों को भूखा मार के करें, दूध को नहीं करके करें, हमें 13,000 बिलियन की फिगर पूरी करनी है, ये हमारा कमिटमेंट है। खर्चे की साइड पर वो बात नहीं करते। आप दोनों खर्चे और आमदनी को मिलाकर एक मासूमाना गुफ्तगू कर रही हैं, तो आप बहुत मासूम हैं, आप दोनों चीजों को मिला नहीं रही। IMF ने उन्हें कहा है कि सर जी बताइए। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बताइए। मैं ये मेरा सवाल खर्चे और आमदनी वाली आप बात जो कह रहे हैं, मैं उसको समझती हूँ बारीक फर्क को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मैं बताया जाता है कि फिस्कल स्पेस नहीं है, तो मैं सिर्फ आपसे समझना चाहती हूँ क्या ये एक्यूरेट कह रहे हैं? फिस्कल स्पेस, वो मेरी बात सुने ना, वो फिस्कल स्पेस का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो ये कह रहा है कि 13,000 बिलियन मैंने कलेक्ट करना है, मेरे पास कोई और जराए नहीं है, तो उसके बुनियाद पर मैं 13,000 यही सैलरी से कलेक्ट करूंगा। आप फिस्कल स्पेस को समझ रही हैं खर्चा माइनस एक्सपेंडिचर, वो इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ। वो अवाम को जी वो आप अलग बात कर रही हैं, वो अलग बात कर रहे हैं। वो अवाम को एक दूसरी पटरी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 13,000 बिलियन कहीं और से हो गया तो हम सैलरी में टैक्स कम कर देंगे। वो खर्चे की बात नहीं कर रहे। वो खर्चे की बात इसलिए नहीं कर सकते कि वो 9,700 बिलियन रुपीस इंटरेस्ट की बद में दे देते हैं, तो अब उनके यहाँ कर्जे की बात करने की सलाहियत ही नहीं है। ठीक है कि वो जब सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके वो इंटरेस्ट में दे देते हैं, तो अब आप जो 1-2 बिलियन की बातें कर रही हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए मजाक है। पाकिस्तान का 9,700 बिलियन का कर्जा अगले साल का सूद का कर्जा है। ये हमारी सूद की कॉस्ट है इस्लामी मुल्क में, जिसको आप कहते हैं ये शरन हराम है। ठीक है, अब आगे चलें तो आप कह रहे हैं फिस्कल स्पेस, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ गया और मेरे खर्चे यही रहे तो फिर स्पेस हुई तो मैं आपको सैलरी का टैक्स कम कर दूंगा। तो आप मासूम हैं, वो आपको किसी और लाइन पे डाल रहे हैं। अच्छा, चले ठीक है, आपने हमें अच्छे से समझा दिया ना, हम तो उस लाइन पे डल गए थे। लेकिन साथ ये भी बताइए, हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने होते हैं, क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा? नहीं। लेकिन एक कमिटमेंट होती है, एक सीरियसनेस होती है कि भाई अगर हम लोगों का खून निचोड़े। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनको शायद ये बात नहीं पता कि 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं करता, उसको दूध कौन पिलाएगा? ये तो बताएं मरियम साहिबा। 2.5 करोड़ बच्चा है जो पाकिस्तान में किसी स्कूल में नहीं है, तो बच्चों को दूध पिलाने से पहले वो बच्चों को स्कूल तो ले आए पहले, उसी बच्चे को पिलाएंगी ना जो स्कूल में आएगा। इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा है, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो मरियम साहिबा जो दूध पिलाने जा रही हैं, वो तो उन बच्चों को पिलाने जा रही हैं जो स्कूल में दाखिल हैं।
जो स्कूल में 2 करोड़ 50 लाख बच्चा पाकिस्तान का तकरीबन अब वो 3 करोड़ बच्चा है, वो स्कूल में नहीं जाएगा, उसको कौन दूध पिलाएगा? ये तो सवाल करे मारिया साहिबा, मरियम साहिबा से किसी दिन। ये कौन सी बेवकूफी है कि 2.5 करोड़ बच्चा क्लास तालीम से बाहर रहे और जो बच्चा स्कूल में है उसको मरियम साहिबा दूध पिलाने जा रही हैं। मुझे इनकी मंतक समझ नहीं आती, ये कौम को चक्कर दे रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए ना, आप बताएं ना, कॉमन सेंस की बात मैंने सवाल उठाया आपके मैंने अपने इब्तिदाइये में सवाल उठाया है कि आपने दूध इतना महंगा कर दिया है कि जिनके पहले पहुंच में था उनमें से बहुत सारे लोग नहीं, मगर मेरा सवाल तो आपसे मुख्तलिफ है। आपका सवाल मैं तो पूछ रहा हूँ, वो 2.5 करोड़, हाँ, मैंने ठीक है, 2.5 करोड़ बच्चों की पहले तालीम करें। हाँ, ठीक है, वो बात आपका वो होना चाहिए ना। पहले दूध तो सेकेंडरी आइटम है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए, तो सेकेंडरी आइटम है ना कि दूध। हाँ, तो अभी बताइए ना शबर साहब, अब इशू ये है कि अच्छा, तीसरी बात, हाँ, तीसरी बात बताएं जी। तीसरी बात यह है कि अब जो बिजली और जो अशियाए खुर्दोनौश की पाकिस्तान में कीमतें हैं, वो अब पहले गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। अब मिडिल क्लास का आदमी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझे अच्छे खासे 50,000 तनख्वाह लेने वाले हैं, वो मुझे आके कहते हैं कि हम बिजली का बिल नहीं दे सकते। हम अगर एक पंखा, एक फ्रिज और एक डीप फ्रीजर चलाते हैं तो हम ये नहीं कर सकते। अब मारिया साहिबा, मसला ये है कि ये लोग मुनाफकत कर रहे हैं। इनको साफ बात कहना चाहिए कि पाकिस्तान में जो बिजली की कॉस्ट पड़ गई है, वो कॉस्ट किसी हाल में भी आम आदमी की बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये है बुनियादी मसला। अब यहां बैठ के पाकिस्तानी कौम को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो IMF के कहने पर बिजली की कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे और लोगों को इसके काबिल रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये सवाल है। और क्या गवर्नमेंट किसी तरह की सब्सिडी बिजली पे देगी या नहीं देगी, या गरीब आदमी को गर्मी में मार देगी, सवाल ये है। सर, उसके तो मार्जिन ही नहीं है ना, वो तो कह दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं कर सकते। ये तो सवाल का तो जवाब वो दे दिया उन्होंने बजट में। नहीं कर सकते तो क्या होगा? नहीं तो अगर नहीं कर सकते तो क्या होगा? नहीं करते तो आप ये कह रहे हो कि जो 50,000 तनख्वाह ले रहा है वो रोटी भी नहीं खाएगा, वो पंखा भी नहीं चलाएगा, बिजली भी नहीं खर्च करेगा, तो वो क्या आप उसके लिए क्या जिंदगी दे रहे हो? ये खड़े होकर तकरीर करना कि जी हमारे पास स्पेस होगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दूध पिलाएंगे, तो आप लोग इन बातों को सीरियस लेते हो, फिर आप उसके ऊपर गुफ्तगू करते हो। आप सीधी बात करें कि भाई ये रियासत हमसे नहीं चल रही। मैं किसी गवर्नमेंट की खराबी की बात नहीं कर रहा, ये सीधी बात है कि रियासत नहीं चल रही, खत्म हो गई बात। बहुत शुक्रिया, फाइनेंशियल मैटर में रियासत। बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। जो एलिफेंट इन द रूम है वो उसको बड़ा वाजे कर दिया है कि ये जो रियासती अमूर हैं, ये किसी एक जमात के चलाने के काबिल अब नहीं रहे हैं। इसके लिए जो भी होगा एक कंसेंसस होगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद ही ये मामलात ऐसे चलेंगे। किसी हुकूमत के पास कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सख्त स्टेप लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, बरतानिया के अंदर लेबर पार्टी दोबारा हुकूमत में आ गई है 14 साल बाद। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया भर में इंतखाबात का अगर हम ट्रेंड देखें तो डिसरप्शन एक बड़ा ही कॉमन उसमें मामला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहां पर 14 साल बाद हमने देखा लेबर पार्टी इक्तदार में आ गई है। अगर हम देखें नंबर्स के ऊपर क्विकली नजर दौड़ाएं तो बरतानवी इंतखाबात में 14 साल बाद इक्तदार में आने वाली लेबर पार्टी का वोटर ब्रेकडाउन क्या है। 2019 में उनके पास सिर्फ 202 नशिस्तें थी और अब 2024 में ये बढ़कर 410 हो गई। अगर हम देखें आगे बढ़ के कि कंजर्वेटिव पार्टी का क्या स्कोर कार्ड है तो उनके पास 2019 में 365 नशिस्तें थी और वो कंसिडरेबली कम होकर 131 पर आ गई। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जो के पास खाली 11 नशिस्तें थी, इनमें बड़ा ज्यादा ग्रोथ का फैक्टर नजर आया और इनकी 61 के करीब नशिस्तें आ गई हैं। सो 14 साल बाद लेबर की हुकूमत वापस बरतानिया में आई है। खूबसूरती देखें उनकी जमहूरियत की, जो साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक थे, बड़ी खंदा पेशानी से सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, अपनी गलतियों को माना और कहा कि इस हार से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन करने का टाइम है। सुनिए क्या कहा ऋषि सुनक ने। The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry.
before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months and years ahead. Thank you. ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں ہم بھی کبھی وہ وقت دیکھیں کہ جہاں پر اس طرح انتقال اقتدار ہو، ہارنے والا اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے معافی مانگے اپنے ووٹرز سے، اپنی عوام سے، اور اگلے آنے والے پرائم منسٹر کو یہ ذمہ داری سونپ دے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی 2022 کے انتخابات ہوئے، سب کو واضح طور پہ معلوم ہے کہ وہاں پر کون جیتا کون نہیں جیتا۔ فارم 45 تھا، فارم 47 تھا، اگر دن فارم 47 والے جیت گئے، اور پھر اس کے بعد جو وکٹری اسپیچ نواز شریف صاحب نے کی، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ تقریر تھی، کہ اس دن وہ طے کر سکتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت کس طرف جائے گی۔ نواز شریف صاحب نے کیسی وکٹری اسپیچ کی، ذرا سنیے۔ آپ کو اپنی طرف سے، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، مریم اورنگزیب کی طرف سے، یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بائیں، ہم سب آپ کو مبارکباد کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی جماعت بن کر نہیں ابھری، لیکن پھر بھی بڑی ہی اگر ہم کہیں کانفیڈنٹلی انہوں نے ایک وکٹری اسپیچ کی۔ بہرحال جی، یہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں کہ ہار کے بھی کیسے جیت جایا جاتا ہے اور جیت کر بھی کیسے ہار جایا جاتا ہے۔ اس الیکشن کے اندر غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کا بارے میں بات کی جا رہی تھی، بیانیہ بنایا جا رہا تھا۔ پوسی کانسٹیچوئنسی کے اندر یہ ایشو وہاں کے ووٹر کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ انتخابات سے پہلے برطانوی میڈیا کے اندر، خاص طور پہ BBC کے اندر، اس طرح کی سٹوریز چھپی جس میں کہا گیا کہ کیا غزہ کا معاملہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے کچھ نشستوں کے اوپر، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق بائی دا وے عالیہ ناسکی صاحبہ کی رپورٹ ہے جو BBC کے لیے انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں کئی افراد کا کہنا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے طرف سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آنے والا رد عمل ناکافی تھا، اور کچھ عرصے پہلے ہونے والے مقامی الیکشن کے بارے میں اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بظاہر لیبر کو غزہ کی وجہ سے کئی کاؤنسلز میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور آگے الیکشن میں بھی یہ اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہم نے دیکھا کہ ہوا، غزہ کے حمایت یافتہ 5 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر جیتے ہیں، کیونکہ پرنسپلی انہوں نے اپنی کیمپیننگ اس ایشو کے ارد گرد کی ہے، اور ان کی جو لوکل کانسٹیچوئنسی تھی وہ خوش نہیں تھی ان کی جو پہلی قیادت تھی ان کے سافٹ سٹانس کے اوپر جو غزہ کے اوپر انہوں نے لیا ہوا تھا۔ اور وہ کون سے 5 امیدوار ہیں جو کہ حمایت یافتہ ہیں؟ شوکت عدم آزاد امیدوار تھے، شیوانی راجا یہ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایوب خان یہ برمنگھم سے آزاد امیدوار تھے، عدنان حسین علاقہ ان کا بلیک برن تھا، یہ بھی آزاد امیدوار تھے، اقبال محمد یہ آزاد امیدوار تھے، ان کا علاقہ تھا برکلے۔ سو غزہ کی جو سچویشن تھی، جو کہ وہاں پر اب ڈیموگرافک جب تبدیل ہو رہا ہے تو اس نے کچھ کانسٹیچوئنسیز کے اندر الیکشن کو متاثر کیا، جہاں پہ لوگ اپنی سابقہ قیادت کے سٹانس سے ناخوش تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے ووٹ کے ذریعے بھی کیا۔ فرید قریشی صاحب نمائندہ AY نیوز لندن سے پورے الیکشن کے اوپر نظر رکھیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ لیبر پارٹی کے الیکشن میں 14 سال بعد فتح کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ بتائیں فرید کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تبدیلی تو بہت بڑی ہے۔ دیکھیں 14 سال تک کنزرویٹو پارٹی نے حکومت کی، ان کو اس دوران بڑے بحرانوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں بریگزٹ اور کرونا وائرس جیسے بحران آئے، لیکن عوام کا اعتماد ان پر برقرار رہا۔ پھر جب اس کے بعد کرونا کے دوران پتہ چلا کہ عوام کو یہ کہا گیا کہ اب گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور لوگ اپنے پیاریوں کی میتیں اٹھا رہے تھے، اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پارٹیز ہو رہی تھی، اور اس اسکینڈل کو پارٹی گیٹ اسکینڈل کا نام دیا گیا۔ جب یہ تفصیلات سامنے آئیں تو پھر عوام کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہوا اس پارٹی کے اوپر۔ اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہوا، بورس جانسن گئے، ان کے بعد تھریسا مے آئیں، پھر لز ٹرس آئیں، پھر رشی سناک آئے، لیکن پبلک نے ان قیادت کی تبدیلی کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آج اس دنیا کی شاید سب سے جو پرانی سیاسی جماعت ہے اس کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا پورے برطانیہ کے اندر، اور ایک بڑی تبدیلی آئی جسے کیر سٹارمر نے بھی بہت بڑی تبدیلی قرار دیا، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر بھی کر دی ہے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سارا جو ٹرانزیشن ہے یہ ہوا کی منتقلی کی جو مرحلہ ہے، کسی تیسری طاقت کی اس میں ہمیں مداخلت نظر نہیں آئی۔ اسی لیے جو سیاستدان ہیں ہارنے والے انہوں نے بھی ہار کو قبول کیا، اور جیتنے والے جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم مل کے برطانیہ کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور یہ بڑے پرامن طریقے سے سارا کچھ ہوا۔ اگر ووٹنگ کی بات کی جائے، ووٹنگ کے دن کی، تو اس دن بھی کہیں پر بھی کوئی ناگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا،
बड़े पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई और सियासी जो वर्कर हैं उन्होंने अपनी कैंपेन जो है लेकिन फरीद बड़े इश्यूज क्या थे जिसपे लोगों ने वोट किया? क्या बड़े इश्यूज क्या थे जो टर्निंग फैक्टर अगर हम कहें कि किस इशू के ऊपर वोटर ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है? जब कल भी हमने जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं हुकूमती जमात से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पब्लिक हमसे नाराज थी और इसी बात का इजहार ऋषि सुनाक ने भी जाते हुए किया कि अवाम हमसे नाराज थे। सबसे अहम जो चीजें हैं वो माशी मसाइल हैं, बरतानिया के अंदर बढ़ती हुई महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाउसिंग के मसाइल हैं, एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, नाइफ क्राइम और जराइम का इजाफा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन्होंने भी इसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है, जिनमें सर फहरिस्त गजा का मामला है जिसमें जो स्पेशली जो हुकूमती जमात है उनका जो शुरू में सामने आया, जिस तरह से उन्होंने ढटाई के साथ जारहियत की हिमायत की, उस पर अवाम से नाराज थे। फिर इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एक किरदार अदा किया है। अगर किसी एक को नाम दिया जाए शायद वो मुनासिब बात नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर किरदार अदा किया और कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक यूक्रेन का वार का भी मामला